बाकी लोग किधर हैं? सर पता सर नहीं। को बोला है लेकिन अब पता नहीं। कितने लोग हो गए? सर आपको मिला के 10। अच्छा, इन्वेंट्रीज के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हो या हम इन्वेंट्रीज को
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए। एक वो वैल्यू है जो कि कॉस्ट कहलाती है, और उसके बारे में हम अभी तक काफ़ी डिस्कशन जो है वो कर भी चुके हैं कि कॉस्ट जो है वो क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी किस किस चीज़ से मिलके इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है। एक इन्वेंट्री की वैल्यू वो है जिस पे वो बिक सकती है, जिस पे वो आप उसको सेल कर सकते हैं। इसमें से कौन सी वाली वैल्यू पे हम इन्वेंट्री को जो है वो रिकॉर्ड करें। तो जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जो प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म बेसिकली एहतियात या मोहतात होने से है, और प्रूडेंस बेसिकली प्रूडेंस से अक्लमंदी का, होशियारी का जो तकाजा है वो यही है कि चीज को जो लोअर वैल्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाए। और क्योंकि कॉस्ट इज यूजुअली द लोअर वैल्यू, एंड बिकॉज यूजुअली कॉस्ट इज द लोअर वैल्यू, तो हम इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भुट्टा साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कुछ आता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना इनकम आता है, और सर इनकम और एक्सपेंसेस भी आते हैं सर। जानू, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ रहा हूँ। इश्तियाक, ऐसा भूल गया मैं। नाम बोलते हैं आप सर अपना? जी भुट्टा साहब। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भूल चुका हूँ सर। अच्छा, इश्तियाक। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस एंड नेट लॉस। फिर एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, अहमद हसन, एक्सपेंसेस, ये चीजें आती हैं। अहमद हसन। यस सर, मोइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर क्या नाम है इसका, जो सर एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें टोटल जो प्रॉफिट और लॉसेस वगैरह हुए होते हैं वही होते हैं। अच्छा, मोइज बहराम। नहीं है सर। अभी थोड़ी देर पहले तक तो था यार, ड्रॉप हो गया। क्लास में है, अभी बोल नहीं रहा। नायाब। नायाब। सर नहीं पता। बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, वगैरह वगैरह, क्योंकि और भी होती हैं, खाली यही नहीं होती।
तो ये सारी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली जो इन्वेंट्री है वो लिखी जाती है बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हो या बैलेंस शीट में हो, जहां पे भी आप उसको लिखेंगे तो आप यूजुअली यू रिकॉर्ड इट एट अ लोअर वैल्यू, और कॉस्ट जो होती है वो यूजुअली लोअर वैल्यू होती है, तो इसी वजह से हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कॉस्ट यूजुअली लोअर वैल्यू क्यों होती है और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो ये होती है कि इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो भी होगी ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट भी होगी जितने की आपने खरीदी है, और आपने उसमें प्रॉफिट भी शामिल कर किया हुआ होगा, क्योंकि चीज़ आप ऑब्वियसली जितने की खरीदी है उतने की तो नहीं बेचने लगे आप। तो आप क्या करेंगे कि आप चीज़ जितने की आपने खरीदी है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर चीज़ को बेचेंगे। तो बिकॉज एनआरवी इंक्लूड्स प्रॉफिट, इस वजह से ये यूजुअली हायर प्राइस हुआ करती है। भुट्टा साहब मैंने क्या समझाया? एनआरवी ज्यादा क्यों होगी? सर दोबारा बोलते हैं, नहीं समझ आई। आपने चीज 100 रुपए की खरीदी है, जी तो सर। आप जब मुझे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 100 रुपए की ही बेच देंगे। नो सर, प्रॉफिट से भेजूंगा। प्रॉफिट रख के बेचेंगे ना। तो इसका मतलब है कि जो यस सर। सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट से आम तौर पे ज्यादा ही हुआ करेगी, ऐसी बात ही है। जी इसका मतलब है कि जब तुम बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने लगे हो तो तुम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे? अगर ये वाला रूल तुम फॉलो कर रहे हो कि जो लोअर वैल्यू होगी उस पे रिकॉर्ड करना। सर फिर मैं अपनी जो मैंने प्राइस में बेची उस पर रिकॉर्ड करूंगा। जानू जिस पे तुमने खरीदी है ना तुम उस पे बेचोगे। ये जो सारा लिखा हुआ है ना मैंने, इन्वेंट्रीज आर कैरिड एट दी लोअर वैल्यू, और मैंने ये नीचे लिखा है बिकॉज यूजुअली कॉस्ट इज दी लोअर वैल्यू। कॉस्ट लोअर वैल्यू क्यों होती है? 100 रुपए की तुमने खरीदी है, 100 100 रुपये रुपए पे की मैंने तुमने खरीदी खरीदी है। है तो तुम 100 पे तो नहीं बेचने लगे हो ना। नहीं, मैं सर फिर बाद में सेल करूंगा प्रॉफिट में। हाँ, फिर 100 रुपए तो पे फिर तुमने खरीदी है और जो उसकी एनआरवी है जो कि उसकी सेलिंग प्राइस है वो 150 है, तो तुम किस पे रिकॉर्ड करोगे? फिर से लोअर प्राइस पे करनी होगी। जी सर। और वो कितनी होगी? वो $100। 100 समझ नहीं आई है सर, क्या मतलब है? एक्सक्यूज। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम बेचना चाहते हो, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यस। इन्वेंट्री कहते इन्वेंट्री। हैं। वो तुमने 100 रुपए की ली है, ये तुम्हारी कॉस्ट होगी, और ये चीज ये मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस 150 की बिक सकती है। ये क्या होगी? उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट सेल वैल्यू होगी। अब इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड की जाती है, तुम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे अगर तुम्हारे पास ये हाईलाइटेड रूल मौजूद हो तो? ₹100 पे सर। 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो लोअर वैल्यू है, और लोअर वैल्यू आम तौर पे कॉस्ट ही हुआ करती है। एक मिनट सर, ये मैंने मोबाइल एक लिया है, 5,000 का खरीद लिया है, ठीक है सर। जी जी। फिर मैंने 6,000 पे आपको भेज दिया, फिर 5,000 को मैं राइट करूंगा। नहीं, अभी आपने बेचा नहीं है, अभी वो आपके पास ही है। ठीक नहीं, है। मैंने 6,000 को मैंने बेच दिए वो। फिर वो जो जानू, प्रॉफिट। जानू मेरे साथ चलो ना। तुमने मोबाइल लिया 5,000 का, और मोबाइल अभी तुम्हारे पास है। तुमने उसकी वैल्यू मार्केट में लगवाई, यार ये कितने का बिक सकता है। बेचा नहीं है अभी आपने, बेचूंगा।
लेकिन जब आपने मार्केट वैल्यू लगवाई तो आपको पता लगा कि भाई ये तो 6,000 का बिक सकता है, बेचा नहीं है अभी, आपकी जेब में ही है, खरीदा 5,000 का है, और तुम ठीक इसको है बेच कितने का सकते हो? 6,000 का तुम बेच सकते हो। तो तुम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे इसको बैलेंस शीट में? ये चीज तुम्हारे 5,000 पास पे। ही है, अभी अभी ये तुम्हारा एसेट है। एसेट को जी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 5,000 पे या 6,000 पे? 5,000 पे। 5,000 पे जितने का तुमने लिया है, ठीक है? क्योंकि कम अज कम चीज 5,000 की तो बिक ही सकती है ना। ठीक है सर। अभी आपने बेची तो है नहीं, अभी तो वो आपके पास पड़ी हुई है। हाँ, वो बिक जरूर 6,000 पे सकती है, लेकिन अभी आपने बेची नहीं है। ठीक है सर। ठीक तो है। चीज आपके पास भी है और 5,000 की खरीदी भी है, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? जितनी वैल्यू पे आपने उसको खरीदा है, जो अभी करंट वैल्यू इस पे रखना है। जितने की आपने खरीदी है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। और फिर जब वो बिक जाए, फिर वो हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, जब बिक जाएगी तो फिर तो हम उसको सेल में रिकॉर्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान क्लास ले रहा हूँ, जल्दी डन हो गया, डन हो गया। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अब ये जो हमने बात की है कि ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, ये 6,000 रुपए आएंगे कैसे? इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब ये इसका एक तरह का फॉर्मूला है। ये इसको कैलकुलेट करने का एक तरह का फॉर्मूला है। ये जो 6,000 आए थे, ये 6,000 कैलकुलेट कैसे होंगे? ये 6,000 इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट होंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू is the estimated selling price less the estimated cost of completion less the estimated cost necessary to make the sale। जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसके ऊपर तुम्हें करनी पड़ेगी वो माइनस करोगे। अगर कोई उसको कोई रिपेयर वगैरह या कोई कंप्लीशन के लिए कोई कॉस्ट चाहिए तो वो भी माइनस करोगे सेलिंग प्राइस में से, तब एनआरवी या 6,000 रुपए आएंगे। आसान अल्फाज में 6,000 कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला है। तो पहले तो तुम एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर उस एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे। दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस वैल्यू पे, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस वैल्यू पे, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस वैल्यू पे इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है, मौजूद है, उस इन्वेंट्री को बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड किया जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में जहां पे भी उसने आना होगा वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो सर इसमें प्रॉफिट का कोई प्रोसीजर होगा या फिर प्रॉफिट किस तरह निकलेगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट डालना है? यार प्रॉफिट जो होता है ना, वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप ये कितना रखेंगे। इस पे आप ये भी देख लेंगे कि इंडस्ट्री एवरेज कितनी है, लोग कितना इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, हम भी उतना ही चार्ज कर लेंगे। सपोज 100 रुपए की चीज लेते हो और आप दवाइयां बनाते हैं, 100% मुनाफा दवाइयों में है। काफी मेडिसिन तो ऐसी हैं कि उसके ऊपर 100% से भी ज्यादा मुनाफा। तो लोग अगर चीज महंगी बेच रहे हैं तो आप सस्ती क्यों बेचेंगे? कंपटीशन के लिए ठीक है, आप प्रॉफिट अपना कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट किस किस्म की है,
लोग कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप भी अपना प्रॉफिट रख लेंगे। ठीक है, ओके सर। और वो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस प्रोडक्ट में इतना ही रखना है और इसमें इतना, आपकी अपनी मर्जी है। जितने में आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है, जितने में आप समझते हैं कि इतने में मेरे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, उतना प्रॉफिट आप चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और वो रूल जो कि हमने अप्लाई करना है। बस आखिरी बात इसमें कि जो याद रखने की है कि दिस रूल इज अप्लाइड ऑन एन आइटम टू आइटम बेसिस। ये याद रखने की तीसरी अहम बात। याद रखने की दूसरी अहम बात, ये रूल था, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम वैल्यू होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और पहली चीज क्या थी याद रखने की कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। अभी आइटम टू आइटम बेसिस क्या मतलब है? सपोज एक कंपनी है, उसके पास ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी और डी। तो हम यूं नहीं करेंगे कि हम सारी कॉस्ट इकट्ठी कैलकुलेट कर लें और उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर लें, जो चीज लोअर वैल्यू हो हम उसको उसके ऊपर अप्लाई कर दें। हम क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को हर प्रोडक्ट की एनआरवी के साथ सेपरेटली, अलहदा अलहदा हम इसको कंपेयर करेंगे। जिस जगह किसी चीज की हर प्रोडक्ट के लिए, बस आसान अल्फाज में, कि ये जो रूल था ये हर सेपरेट प्रोडक्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई किया जाएगा। और अभी मैं वो करके दिखाता हूं कि इस बात का असल मकसद जो है वो क्या है। क्वेश्चन को हम यहां से कर लेते हैं कॉपी। चार प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड डी। कॉस्ट जो है वो है प्रोडक्ट ए की 2,50,000, और जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस उसकी है 3 लाख। अच्छा जी, हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमने बेसिकली एनआरवी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि फ्यूजिटा कंपनी यूजेस द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी रूल फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, calculate the value of the following products and arrive at a final figure of the closing inventory. प्रोडक्ट्स आपके पास हैं ए बी सी एंड डी। कॉस्ट है इसकी 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,50,000। मार्केट वैल्यू है इसकी 3 लाख, 7,50,000, 5,50,000, 7,60,000। ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। ये जो प्रोडक्ट सी है, इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये केस ज़रा थोड़ा स्पेशल है। इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको सेल करने के लिए 5% सेलिंग कॉस्ट चाहिए। एडवर्टीजमेंट वगैरह को खास करनी पड़ेगी तो ये प्रोडक्ट्स बिकेंगी,
प्रोडक्ट सी को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इसका को पहले से ही कस्टमर लगा हुआ हो, तो आपको एडवर्टाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं शायद पड़े। प्रोडक्ट सी वुड रिक्वायर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 in order to fetch the market value presented above। इसमें बहरहाल प्रोडक्ट सी में मार्केटिंग का खर्चा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस शायद थोड़ी सी करनी पड़े ताकि आपको वो वैल्यू मिल सके जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि क्या वैल्यू होगी इन्वेंट्री की जो कि हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो हम एक कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट का कॉलम बन जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये हो जी सेलिंग प्राइस, ये और एनआरवी, और ठीक है जी। ये अच्छा जी, सर प्रोडक्ट्स एंटर कर दें मैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट है ए बी सी एंड डी। अच्छा जी, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और जो कॉस्ट है वो है 2,50,000। टू लैख 50,000 है, 5 लाख है, और 6 लाख है, और 7,50,000 है। ठीक हो गया जी, ये हो गई इसकी कॉस्ट। और जो उसकी सेलिंग प्राइस है जिसको उन्होंने मार्केट वैल्यू कहा हुआ है, सेलिंग प्राइस है इसकी 3 लाख, और फिर है 7,50,000, और फिर है 5,50,000, और फिर है 7,60,000। अच्छा जी, एनआरवी जब हमने कैलकुलेट करनी होती है तो एनआरवी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और फिर हमारे पास जो थी एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, हम इसको सेलिंग कॉस्ट कह देते हैं। फॉर्मूला यही था ना हमारे पास, सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, सेलिंग कॉस्ट। हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है ये भी माइनस कर लेंगे, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये भी माइनस करेंगे, तो तब हमारे पास NRV आ जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। ये कौन बोला है जी? सर जेब बोलिए, जेब रहमान। अच्छा जेब, अभी हम जरा थोड़े से आगे आ गए हैं,
तो ठीक है थोड़ा सा सर। मुझे क्वेश्चन ज़रा ये फाइनलाइज करने दें, तो फिर एक दफ़ा फिर से ये सारी चीज़ आपको शुरू से लेके आखिर तक फिर समझा दूंगा, ताकि जो और भी लोग लेट आए हैं चीज़ ज़रा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है तो वो किसी की मिस ना हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अब वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। यहाँ पे इन्होंने बात की कि प्रोडक्ट सी के अलावा हम इस तरह करते हैं कि प्रोडक्ट सी को अगेन हम ज़रा प्रोडक्ट सी को हम एक दफ़ा फिर से हाईलाइट कर लेते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये ज़रा थोड़ी सी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये वाली ज़रा थोड़ी सी स्पेशल है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ी सी हटके है। सेलिंग कॉस्ट जो है उन्होंने हमें बताया कि वो 5% है। तो ये 5% किस चीज़ का होगा? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी तो ये चीज़ें बिकेंगी, ए, बी और डी। तो ये 5% जो होगा, अच्छा इनमें कोई कंप्लीशन कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई रिपेयर शिपेयर नहीं होनी, ये वैसे की वैसे ही बिक सकती हैं। अगर आप इनको बेचना चाहें तो इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बिक जाएंगी। ठीक हो गया? कैसे पता लगा? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कि प्रोडक्ट सी वुड रिक्वायर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 इन ऑर्डर टू फेच द, सिर्फ रिपेयर वर्क जो होना है वो इसके ऊपर होना है 10,000 का, इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिपेयर वाला काम जो है वो नहीं है। और इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, इसकी सेलिंग कॉस्ट कोई नहीं होगी, बाकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग कॉस्ट जो है वो है 5%। और ये 5% किस चीज का होगा? ये 5% बेसिकली सेलिंग प्राइस का 5% है। जो सेलिंग कॉस्ट है वो किस चीज की होती है? सेलिंग प्राइस की होती है। तो 3 लाख का 5% कितना बन जाएगा? फिफ्टीन सर हंड्रेड 200 किसी भी चीज का 10% सर 15,000 है उसकी लास्ट फिगर हटा देने से बन जाता है। तो 3 लाख का 10% 30,000 होगा, 30,000 का हाफ कितना होगा? 15,000। 15। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे ओहो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया कि सेलिंग कॉस्ट कैसे आएगी। इसकी तो आ जाएगी 15,000, इसकी आ जाएगी 7,50,000 का 75,000, 37,500। यस सर। और ये 760 तो ये हो जाएगा 38,000। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सर सी का 5% नहीं देंगे? सी का 5% इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये इसने यहाँ पे खुद कहा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के बाकी जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं उसके ऊपर 5% सेलिंग कॉस्ट लगेगी। सी को छोड़ के जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, चार ही तो प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। इसीलिए सी को हाईलाइट भी कर दिया था कि भाई इसकी ट्रीटमेंट जरा थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें 5% आपको वो नहीं चाहिए, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं चाहिए, और इसमें 10,000 की रिपेयर कॉस्ट है जिसको हम कंप्लीशन कॉस्ट कह रहे हैं, जो कि माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? यस। अच्छा, तो 3 लाख में से 15,000 आपने डिडक्ट किया तो दिस वुड बिकम 2,85,000।
अच्छा जी, और फिर हाँ 7,50,000 में से ये माइनस किए तो ये 7,12,500 बन जाएगा। 500 ये बन जाएगा 5,40,000 और ये बन जाएगा 7,22,000। हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जिन वैल्यूज पे हम इन्वेंट्री को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, इन्वेंट्री को भुट्टा साहब किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? लोअर वैल्यू पे करते हैं। लोअर वैल्यू पे। कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू होगी, कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर हम इसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसको हम लोअर वैल्यू का नाम दे देते हैं। अच्छा, 2,50,000 लोअर है या 2,85,000 लोअर है? 2,50,000 ऑब्वियसली 2,50,000 लोअर है, तो हमने 2,50,000 पिक कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये जो कंपैरिजन करना है हमने, ये आइटम टू आइटम बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं करना कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और टोटल एनआरवी कैलकुलेट कर ली और हम एक एक अपना वो कर लें, लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें। ऐसा नहीं करना, आइटम टू आइटम बेसिस पे चलना। 5 लाख लोअर है या 7,12,000 लोअर है? ऑब्वियसली 5 लाख लोअर है, हम इसको कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह 6 लाख लोअर है या 5,40,000 लोअर है, तो 5,40,000 लोअर वैल्यू है, इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसी तरह 7,22,000 लोअर वैल्यू है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? सर आपने क्या बोला अभी? इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का? $19,62,000 201 201,200,000। सर 20,12,000। यस सर यही है। सर 21 लाख आएगा। ये कंफर्म कर लें जी, दो लोग कुछ और कह रहे सर हैं। सर 20 लाख 21 लाख 12,000 जाएगा। 20 सर नहीं लाख यही है, 20 लाख आ रहा है। मिलियन 12 यही यही है। 21 सर ये जो लाख लिखा है, है ये मेरा तो ठीक आ है। रहा है। यही सर जो लिखा है यही वैल्यू है। हाँ जी, जो वैल्यू बताई है इन्होंने यही ठीक है। अच्छा, ये दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री की वैल्यू आपने शो करनी है वो 20 लाख और 12,000 है। अब मिस्टेक अगर होती हमसे कि हम क्या करते कि इन सब वैल्यूज का हम टोटल करते, इन सब वैल्यूज का, और इन सब वैल्यूज का टोटल कितना आता है वैसे? वैसे पूछ रहा हूं। सर इन वैल्यूज को मैंने प्लस कर लिया था, वो 21 लाख आता है। और इन सब वैल्यूज को टोटल करें तो कितना आता है?
यही सर जो लिखा आपने। किसका? इन सब का, ये जो अब मैं ये जो एनआरवी की जो वैल्यूज हैं। अच्छा, एक मिनट काउंट। सर 225950। सर 2,259,500। 2259 500। अच्छा, अगर हम यूं करते हैं कि वो जो हमने शुरू में बात की थी कि लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे हम वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? कॉस्ट का टोटल आ रहा है हमारे पास 21 लाख, और एनआरवी का टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? एनआरवी का टोटल आ रहा है 22,59,500। तो हम कौन सी वैल्यू पिक करते? 21 लाख कॉस्ट कॉस्ट पिक करते। और अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यू 21 लाख लिख देते तो ये गलती होती, इसीलिए मैंने इसको रेड हाईलाइट किया। सर दोबारा बताएं एक बार। मैंने जो रूल बताया था जब हमने लेक्चर अपना स्टार्ट किया, कि पहली बात, इन्वेंट्रीज लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड की जाती हैं। कॉस्ट या एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू होती है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड उस पे होती है बैलेंस शीट में। पहली बात जो हमने इंपॉर्टेंट बात जो की थी। ठीक सर। अब अगर ठीक। हम इन्वेंट्री में डिफरेंट किस्म की आइटम्स हैं, तो फिर अगर ये काम हम करें कि कॉस्ट का टोटल करें, एनआरवी का टोटल करें, इसमें से लोअर वैल्यू ऑब्वियसली 21 लाख बनती है, इस पे रिकॉर्ड कर लिया तो ये काम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एनआरवी कैलकुलेट करते हैं तो कंपैरिजन कॉस्ट और एनआरवी का आइटम टू आइटम बेसिस पे चलता है। हमने 2,50,000 और 2,85,000 को कंपेयर किया, वैल्यू लोअर ये बनती थी, ये पिक की। फिर 5 लाख और 712 को कंपेयर किया, आइटम टू आइटम बेसिस पे चले हम कंपैरिजन में, ओवरऑल हमने कंपैरिजन नहीं किया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? सर एक बार फिर बता यस सर हो गया। सर ये पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन एक बात सर, ये जो सेलिंग प्राइस है, जो पहले कॉस्ट 60,000 है, फिर सेलिंग प्राइस 55,000 है, सर नुकसान में क्यों बेचेंगे? ये वाली जो बात कर रहे हो, जी जी। देखें, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये डैमेज हो गई हो, या इसमें कोई ऐसा फ्लॉ हो कि जिस वक्त तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे 10,000 रुपए लगा के, उस वक्त तक चीज बिक नहीं पाएगी। तो इस वजह से ली तो 6 लाख की थी, लेकिन अब आप उसको 10,000 लगा के और 5,40,000 भी बेचने पे मजबूर है, वरना कोई 5,40,000 पे भी शायद ना ले अगर 10,000 ना लगाए तो। सही सही, ठीक हो गया सर। सर एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, और ये भी एक्सप्लेन कर दें सर कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन से 10,000 माइनस क्यों हुआ है? देखें, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बजाते खुद माइनस हो रही है सेलिंग प्राइस में से। लेक्चर तुम शुरू से ले रहे थे या लेक्चर अभी बाद में लिया तुमने? नहीं सर, शुरू से ले हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फार्मूला बनाया था वो ये था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल या सेलिंग कॉस्ट। यस सर। तो ये जो 5,50,000 है ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से जो कंप्लीशन कॉस्ट है 10,000 की, वो माइनस हो रही है। ओके सर। क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये 5,50,000 की तो बिक सकती है, लेकिन ये 5,50,000 की तब बिकेगी जब इसके ऊपर 10,000 की रिपेयर होगी। तो हमारे एनआरवी बेसिकली ये शो कर रही है कि यार नेट तुम्हारे हाथ में कितने पैसे आएंगे। 5,50,000 की तो ये बिक जाएगी, लेकिन 5,50,000 की बेचने के लिए 10,000 का खर्चा करना जरूरी है। तो तुम्हारे हाथ में पैसे कितने बचे? 5,50,000 जो कि तुम्हें मिलेंगे, माइनस 10,000 का खर्चा जो तुम्हें करना पड़ेगा। तो हाथ में कितने पैसे आए? 5,40,000 यस जो सर। एनआरवी होगी।
सर 60,000 का लॉस हो 60,000 का लॉस हो रहा है, बिल्कुल। यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? सर ये जो ओवरऑल शुरू भी तमाम प्रोडक्ट्स में लॉस हो रहा है। ओवरऑल तमाम प्रोडक्ट्स में लॉस नहीं हो रहा। ये एक वाली जो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लॉस ए हो है, रहा है। प्रोडक्ट ए प्रॉफिट पे बिक जाएगी, प्रोडक्ट बी भी प्रॉफिट पे बिक जाएगी, क्योंकि 5 लाख की ली थी, ये 7,12,500 की बिक सकती है। 2.5 लाख की प्रोडक्ट ली थी मैंने ए, 2,50,000 की, ये भी बिक जाएगी। प्रोडक्ट सी पे मुझे नुकसान हो रहा है, 6 लाख की ली थी, अब ये 5,40,000 की बिकेगी। और प्रोडक्ट डी पे भी नुकसान हो रहा है कि 7,50,000 की ली थी और 7,22,000 की अब बिक सकती है। तो 2 प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट है, 2 पे लॉस है। यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो, जो शुरू से साथ थे? सर अब आ गई है। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि जिन्होंने ज्वाइन ज़रा थोड़ा सा लेट किया है, उनके लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो रूल है, और अगर उनको समझ में नहीं आएगी, अभी भी समझ में नहीं आएगी मेरी रिपीट करने के बाद भी, तो ओपनली उन्होंने फिर भी बताना है कि अभी भी हमें समझ में नहीं आई है, तो उनके लिए फिर भी रिपीट किया जा सकता है। रूल जो है इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए वो ये है कि आप इन्वेंट्रीज 2 जगहों पे अपीयर होती हैं। एक इन्वेंट्री अपीयर होती है बैलेंस शीट में, ये मैंने लिखा हुआ भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होती है। कहाँ अपीयर होती है? बैलेंस शीट में अपीयर होती है। एक जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कहाँ पे अपीयर होती है? इनकम स्टेटमेंट में भी अपीयर होती है। अब इन्वेंट्री बैलेंस शीट में भी लिखी जानी है, इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में भी लिखी जाएगी। तो सवाल ये बनता है किस वैल्यू पे लिखी जाए? उस वैल्यू पे लिखी जाए जिस पे मैंने उसको परचेज किया है, या उस वैल्यू पे लिखी जाए जिस पे मैं उसको बेच सकता हूं। बेची मैंने अभी है नहीं, लेकिन वो बिक सकती है जिस वैल्यू पे। सपोज एक चीज थी, वो मैंने 5,000 की ली थी, और वो चीज अब मैं 6,000 की बेच सकता हूं। बेची अभी है नहीं, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि वो 6,000 की बिक जाएगी। तो अब जब मैं बैलेंस शीट में इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने लगा हूं, तो मैं उसके सामने वैल्यू 5,000 लिखूं या मैं उसके सामने वैल्यू 6,000 लिखूं? सवाल असल में ये है। तो जो रूल है वो ये कहता है कि इन्वेंट्री को जब भी आपने बैलेंस शीट में लिखना है या आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है, तो उस वक्त आपने लोअर वैल्यू पे लिखना है, जो कि कॉस्ट या नेट रियलाइज। एहतियात का तकाजा यही है कि जो भी इनमें से लोअर वैल्यू हो उस पर रिकॉर्ड करें, कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ताकि आपको हो कि एटलीस्ट ये चीज इतने की तो बिक ही जाएगी। और कॉस्ट क्योंकि यूजुअली इज द लोअर वैल्यू, and because usually cost is the lower value, inventories are usually carried at are usually recorded at cost in the financial statements. अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात तो हो रही है कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जाए। अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े कि भाई कॉस्ट या एनआरवी में से कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, यार वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगी? हमने तो कह दिया, रूल तो डिफाइन कर दिया कि भाई इन्वेंट्रीज को कॉस्ट या एनआरवी में से कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ये तो कह दिया। लेकिन इसको किस एनआरवी कैलकुलेट कैसे होती है? ये 6,000 कहां से आए भाई? ये सवाल में गिवन होगा या ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में हमें पता है कि जितने की चीज हमने ली है हम प्रॉफिट बीच में ऐड करेंगे और फिर बेचेंगे, तो ये वैल्यू आमतौर पे ज्यादा ही हुआ करेगी कॉस्ट से।
क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी हमने शामिल किया हुआ है। जैसे अभी हमने ये नीचे भी देखा कि 5,000 की चीज़ है और हम 6,000 पे बेच रहे हैं उसको। क्यों 6,000 पे बेच रहे हैं? क्योंकि हमने प्रॉफिट बीच में शामिल किया हुआ है। इस वजह से वो जो मैंने नीचे लिखा था कि कॉस्ट आमतौर पे जो होती है वो लोअर वैल्यू होती है, वो इस वजह से होती है। एनआरवी इज द सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस द कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आसान अल्फाज में, चीज को बेच के फाइनली नेट अमाउंट तुम्हारे हाथ में कितनी रह जाएगी? अगर चीज तुम बेचते हो तो तुम्हारे हाथ में पैसे कितने आएंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आसान अल्फाज में ये चीज है। सर जितने की बेची है वो पैसे आएंगे आगे। जितने की वो बिक सकती है और जितने पैसे तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं, जी सर। उसको हम एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको इससे वास्ता पड़ता रहेगा। बेशक आपने फाइनेंस रखनी है, नहीं रखनी है, मार्केटिंग रखनी है, एचआर रखनी है, इस टर्म से जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मथा लग जाएगा। इंपॉर्टेंट Yes, कॉन्सेप्ट sir. है, जहन में रखनी है ये बात कि एनआरवी क्या होता है। जी सर एनआरवी बेसिकली एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ना? बिल्कुल, ये तो अहमद सर हसन बोला है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, ये एक एस्टिमेटेड, इसीलिए ना मैं बार बार कह रहा हूं कि यार ये अभी हमने बेची नहीं है, बेच सकते हैं 6,000 की, अंदाजा ही है ना हमारा कि यार यस 6,000 की बिक सकती है, मेरे पास है मौजूद ये चीज, तो इसको मैं वैल्यू क्या दूं? किस चीज की किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं इसको? ठीक है, यस सर। सर जी। अच्छा, बस आखिरी बात एक कि ये जो आपने लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड आपने करना है आइटम टू आइटम बेसिस पे कंपेयर करके। अब फिर हमने सवाल शुरू किया था जो कि मैं एक दफा फिर से दोहराने लगा हूं। जी, सवाल क्या था? बीच में सर की आवाज आई थी, कौन था? सर कैरी ऑन सर। जी इश्तियाक था सर। इश्तियाक क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें आप अपनी। अच्छा अच्छा, फ्यूजिटा कंपनी है और वो अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड किया करती है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड अराइव एट अ फाइनल फिगर ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो कॉस्ट है ये हमारे पास दी हुई है प्रोडक्ट ए की 2,50,000, 5 लाख, 6 लाख और 7,50,000। हमने इसको एज इट इज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने मार्केट वैल्यू जो सेलिंग प्राइस थी वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली, 3 लाख, 7,50,000, 5,50,000 और 7,60,000। फिर उसने कहा ऑल प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स हैं, उसने कहा ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी, सवाए सी के। ऑल प्रोडक्ट्स मींस सी को छोड़ दें, पीछे 3 प्रोडक्ट्स रह जाती हैं, तो सी को छोड़ के 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि ए, बी और डी हैं, रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। इनके ऊपर भाई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी तो ये बिकेंगी, और एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 5%। याद रखिएगा, परसेंटेज हमेशा किसी वैल्यू की होती है, तो ये 5% किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा? ये 5% बेसिकली सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो वैल्यू हमने 15,000 निकाली हुई है, ये हमने 5% को मल्टीप्लाई किया उसकी सेलिंग प्राइस से, जो कि जो कि हमारे पास वो थी 3 लाख थी, और हमारे पास ये जो सेलिंग कॉस्ट आ गई वो 15,000 आ गई। इसी तरह फिर हमने ये 37,500 भी निकाली कि हमने 7,50,000 को 5% से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमने
प्रोडक्ट डी की सेलिंग कॉस्ट निकाली कि हमने 7,60,000 जो कि सेलिंग प्राइस थी उसको 5% से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि सी में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं थी, उसने खुद कहा हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी, सी को छोड़ के बाकी जितनी प्रोडक्ट्स भी हैं उस पर 5% सेलिंग कॉस्ट लगेगी। तो हमने इसको छोड़ दिया, इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स भी थी उसके ऊपर 5% हमने सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट की? सेलिंग प्राइस को 5% से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट सी would require an additional expenditure of 10,000 in order to fetch the market value presented above. इसके ऊपर जब तक 10,000 की कॉस्ट नहीं लगाओगे, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कह रहे हैं, 10,000 की रिपेयर वर्क नहीं करोगे तो ये 5,50,000 की भी नहीं बिक पाएगी। इसका मतलब है कि अगर 5,50,000 की ये चीज बेचना चाहते हो, 10,000 रुपया इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो फाइनली तुम्हारे हाथ में कितने पैसे रह जाएंगे? 5,40,000, क्योंकि 5,50,000 की तो ये बिकेगी, 10,000 जो है वो इसके ऊपर खर्चा किया है, तो फाइनली तुम्हारे हाथ में 5,40,000 रुपए बच जाएंगे, जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह सेलिंग प्राइस में से, क्योंकि एनआरवी का फार्मूला ये था कि सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस द कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ये एनआरवी का फार्मूला था। हमने सेलिंग प्राइस में से ये दोनों चीजें माइनस कर ली। 3 लाख में से जब हमने 15,000 माइनस किए तो ये 2,85,000 आए। 7,50,000 में से 37,500 माइनस किए तो ये वैल्यू आई, और बाकी सारी वैल्यूज भी इसी तरह कैलकुलेट कर ली। वंस ये सारी वैल्यूज आ गई, फिर हमने आइटम टू आइटम बेसिस पे कंपैरिजन किया। ए की कॉस्ट को ए की एनआरवी के साथ कंपेयर किया, बी की कॉस्ट को बी की एनआरवी के साथ कंपेयर किया, सी की कॉस्ट को सी की एनआरवी से कंपेयर किया, डी की कॉस्ट को डी की एनआरवी से कंपेयर किया। तब कहीं जाके हमारे पास करेक्ट वैल्यू आएगी, जो कि 20 लाख और 12,000 है। ये वो वैल्यू है जो कि बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज के सामने प्लेस करेंगे। किसी को समझ में ना आई हो? ये सर लोअर वैल्यू इन्वेंटरी में रखेंगे। हाँ जी। ठीक है। किसी को समझ में ना आई हो? सर लोअर वैल्यू जो होती है वो एनआरवी में से भी कंसिडर की जा सकती है और कॉस्ट से भी कंसिडर की और जा वो सकती है। कॉस्ट में से भी कंसिडर की जा सकती है, बिल्कुल। ओके सर। सब सर जब एनआरवी में से होगा तो मतलब लॉस हुआ होगा। जब क्या होगा? एनआरवी में से हम वैल्यू कंसिडर करेंगे तो लॉस हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। एनआरवी तब ही कॉस्ट से कम होगी जब हमें नुकसान हुआ होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम्स आती होती हैं। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक्सपेंसेस सारे माइनस करके तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ये पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो कि ये इनकम स्टेटमेंट में कहां आएगा? ये पूछ रहे हो? यस सर। अच्छा, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो हमने लास्ट टाइम बल्कि किया भी था, चलें अच्छी बात है आपने सवाल कर लिया, तो हम जो वो हमने बनाई थी, ये मैं जरा इसको थोड़ा सा ये सर रिकॉर्डिंग्स और ये वर्ड की फाइल है, ये एलएमएस पे अपलोड कब? हाँ जी, वो मैंने एलएमएस पे भी अपलोड कर दिया था। क्वेश्चंस यार लास्ट टाइम रह गए थे, आप लोगों ने भी नहीं याद दिलवाए, तो अब इस दफा मैं क्वेश्चंस आपको इसी फाइल के नीचे लिख के और वो आपके ग्रुप में शेयर कर लूंगा। फाइल के एंड पे क्वेश्चंस होंगे जो कि असाइनमेंट के तौर पे आपने सबमिट करवाने हैं। और नेक्स्ट टाइम जो है ये टॉपिक हमारा बस क्लोज है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम वो भी करेंगे, क्विज भी लेंगे, और प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, बहरहाल प्रोबेबली
सैटरडे को हमारी मेकअप क्लास भी होगी। ठीक है सर। टाइम फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब ये देखो, ये इन्वेंट्री यहाँ लिखी हुई है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री। अब यहाँ पे वैल्यू जो है ना, वो जो 20 लाख और 12,000 या जो भी थी, वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, या ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे, या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ये दी हुई है इधर, जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। और ये चीज कहाँ पे आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह ये वैल्यू प्लेस करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की। क्लियर है? यस सर। और जिसने सवाल पूछा था उसे क्लियर है? यस सर। सर आपने लेक्चर जो है एलएमएस पे है या यूट्यूब पे है? एलएमएस पे जानू लिंक शेयर किया हुआ होता है, आपने सिर्फ लिंक क्लिक करना होता है तो आप ऑटोमेटिकली आपके सामने लेक्चर खुल जाएगा। यूआरएल के नाम से ना वो एक लिंक जो है वहां पे वो हुआ करता है, तो आप वहां पे बस सिर्फ उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया सर, कोई मसला ही नहीं। सर मिट्स का क्या सीन है? मिट्स का सीन ऑन है, और क्या ऑन है? नहीं मतलब सर ये कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है तो क्या सीन है? हाँ, वो जो आप असल सवाल करना चाह रहे हैं ना, वो यही है कि मिड्स जो होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, और फिर वही जैसे लास्ट टाइम वाइवा हुआ था तो वैसे ही वाइवा हो जाएगा। सर ठीक हो मिड गया के सर। साथ वाइवा। सर और 19 वाइवा को अच्छा पेपर अच्छा करना, हाँ, जो आपने लिखा हुआ होगा वही पूछना है मैंने। लास्ट बेफिक्र टाइम भी बने जैसे सर। जो आपने लिखा हुआ था मैंने तो वही पूछा था। जी जी। और सर आज आपने मुझसे इस सवाल वो पूछ लिया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पुराना था। तो खैर है, ये सारी चीजें पड़ी हुई तो हैं। जी सर, बस भूल जाते हैं ना, क्या करते हैं। एक एक चीज होती है वो उसको कृषि की दिमागी अच्छी चीज है, ये मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ। तो वो खाया करें, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके। सर आ, बादाम भी अच्छे हैं। हाँ, एक वो है कैप्सूल्स आते हैं जिनको बाइलोबा के, वो भी मेमोरी और उसको बहुत बेहतर करते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन वो जो कृषि की दिमागी है उसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और वो मेमोरी और दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप सर और वो है भी बड़े मजे की होती है, वो सेमी सॉलिड टाइप का होता है, तो बहुत मजे का होता है। ये सर क्या तो नाम बोला है कि कृषि की दिमागी? दिमागी, दिमाग से दिमागी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। जबरदस्त चीज है, मैं खुद भी जी खाता सर। रहता हूँ। जी सर, चेक तो करूंगा। हाँ, तभी सर आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। नहीं मैं इतनी अच्छी भी नहीं है, अब तो मैं खैर बूढ़ा हो गया हूँ यार, लेकिन वैसे ये है कि अच्छी अच्छी चीज है, इस्तेमाल किया करें। अच्छा, जो अगर अब हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हुई है, हाउ टू रिकॉर्ड द वैल्यू, हाउ टू रिकॉर्ड द लॉस दैट we have incurred on the products C and D। इन दो प्रोडक्ट्स में हमें लॉस हुआ है, 6 लाख की ली थी और अब ये 5,40,000 की बिकेगी, और 7,50,000 की ली थी और अब ये 7,22,000 की बिक सकती है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री जो इसकी होगी, वो सर डिप्रिशिएशन होगा। नहीं, सर ये जर्नल एंट्रीज तो वही होती है ना जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। हाँ जी, उसी का मैं बोल रहा हूँ। वो फिर सर उसकी वैल्यू जो हमने खर्च करके एक्सपेंसेस जो हमने लगाए हैं वो। अब ये एडजस्टिंग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हम करेंगे डेबिट,
और एसेट की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज हुई है, इन्वेंट्री सी एसेट था हमारा, वैल्यू डिक्रीज हुई, क्रेडिट करेंगे। और इन्वेंट्री डी एसेट था हमारा, वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा। और मिड टर्म में इस दफ़ा शायद वो भी, ऑब्वियसली उस वक्त तक वो भी होंगे, रमज़ान भी होगा, तो कुछ शर्म कर लेना, रमज़ान का को ख्याल कर लेना, थोड़ा सा निकम्मों और नकलें और ये जो वो करोगे तो उससे ज़रा हाथ होला रखना। अच्छा, ये प्रोडक्ट सी पे कितना नुकसान हुआ है? 60,000। ओह सॉरी, प्रोडक्ट सी पे नुकसान कितना हुआ है? 60,000 का। और प्रोडक्ट बी पे नुकसान कितना हुआ है? 28,000 का। तो टोटल लॉस आपको कितना हुआ? 88,000 का। तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो आए हुए कौन कौन हैं? अलीजर खटक हैं, फुजैल हैं, गिलानी सैयद कौन है भाई? सर Yes, वो sir. ओवैस नहीं है, ओवैस गिलानी। अच्छा, जी फिर सर। हमजा महमूद है, हसनात अली है, कशफ काजमी हैं, MAB हैं, भुट्टा साहब हैं, मसूद सत्ती हैं, मोइज़ बहराम है, मोइज़ रमज़ान है, मुदस्सिर अब्बास हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन। यस सर, ज़ेब कह रही थी कि उसकी लाइट चली गई है, तो ये ठीक है रिकॉर्डिंग जी, वगैरह। अहमद हसन है, मोहम्मद मुआज हैं, नायाब भट्टी हैं, साकिब तारिक हैं, साकिब हुसैन हैं, उसामा शकील हैं। बीच में वो भी आया था यार, बासिल नवीद भी आया था, शुरू में तो आया था। सर नुमान भी था, नुमान 10 साल गया, वो क्या सर को बता दें क्या? यार सर, नुमान भी बीच में आया बतूल था, ने भी लीव कर दी। जरशीना भी आई थी बीच में, और वो थी, ये सारे कहीं मिलके इकट्ठा तो नहीं फुट्टा मारा हुआ तुम लोगों ने आज? को पार्टी शार्टी कर रहे हो और इधर से सारे जो है तो गायब हुए हुए हैं। नो नहीं, सर, वो हम तो हादिया सकीना तो वो कह रही थी कि उन्होंने कहीं अफ्तारी पे जाना था, तो इसलिए। अच्छा चले ठीक है, बाकी ये शेयर मैं भी कर देता हूँ। सर वो हैदर भी कह रहा था मेरी लाइट नहीं है। वही ना, सारों की लाइट आज इकट्ठी गई हुई है, लाइट गई हुई है, या वो बीमार हुए हैं, या किसी का पेट खराब हुआ है, इकट्ठा ही हुआ है, तो मुझे गड़बड़ लग रही है, लेकिन चले खैर। सर वो कोरोना ठीक है। बहुत फैल गया ना। हाँ हाँ, काफी अंदर नहीं तक सर। फैला हुआ है मेरा ख्याल है। जी सर, यही यही ट्रस्ट करें सर, ये हैदर और ये ज़ेब, ये दोनों की हम ट्रस्ट करते हैं कि ये सर लोग आपके सही हैं। पिछले लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग है ना LMS पे? वो तो है ना, क्यों नहीं है? सही है। लिंक मैं जी आपके सर। ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, सिर्फ LMS पे ठीक है। चलो ठीक सर है, ग्रुप में भी कर दें, LMS कौन खोले फिर वो कौन, ग्रुप में कर दें डायरेक्ट खुल जाता है। ठीक है, आज के लिए काफी। थैंक यू सर, ओके। जज़ाकल्लाह।